चलिए चलते हैं कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान। इसके 3 पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हम चलते हैं भौतिक विज्ञान वाले पहले लेसन पे। पहला लेसन आपका है कक्षा 9 का पहला लेसन है भौतिक विज्ञान का गति यानी मोशन। तो चलिए लेसन को क्लियर करते हैं। पहले लेसन का नाम है आपका गति को आप बोलते हैं मोशन। सबसे पहले जो भी आपका लेसन शुरू होता है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कोर्स को कंप्लीट करना तो बहुत आसान होता है, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। कोर्स जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो घबराइए मत, आराम से चलिए, सब कुछ सही होगा। बात करते हैं लेसन के नाम पे यानी गति पे। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं कि यदि कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। यानी जैसे हम क्या समझाना चाहते हैं, जैसे कोई ट्रक रोड पे चल रहा है, तो यहाँ से कुछ समय के बाद वो यहाँ आ गया। तो पहले वो यहाँ था, यहाँ पे आ गया, तो उसकी यहाँ से यहाँ तक में जो परिवर्तन हुआ है जिस समय अंतराल में, वह जो ट्रक कहा जाएगा गति की अवस्था में है, यानी गति कर रहा है। ठीक, कोई प्लेयर है मैदान में खेल रहा है, तो एक स्थान पे तो वो स्थिर रहता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो प्लेयर है वो गति की अवस्था में है, यानी गति कर रहा है। तो ये गति हो गया। अब गति के प्रकार की बात करते हैं, गति के प्रकार की। तो चलिए लिखते हैं गति के प्रकार, कुल कितने प्रकार की कैसी कैसी गति होती है। तो आपने कहा टाइप्स ऑफ मोशन। तो यह कितने प्रकार की होती है? तो निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली कौन सी गति के बारे में बात करते हैं? तो हमने कहा सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति। सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति। चलिए, यह कैसी गति होती है? तो आपने कहा कि जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, डेफिनेशन इसका सुनिए, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कैसी सरल रेखा गति? जैसे क्षैतिज समतल पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। अगर हम बात करते हैं कि कोई गेंद है, आप उसको ऐसे लुढ़का देंगे
तो वो लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, तो वह कैसी गति होगी? वो धरातल को पकड़ के ही जाती है, तो कैसी गति होती है? तो वह एक समतल गति होती है, ठीक ना। और दूसरी गति की बात करते हैं, तो दूसरी गति आपकी वृत्ताकार या घूर्णन गति हो जाएगी। दूसरी गति आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपने कहा वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार यानी सर्कुलर एंड रोटेटिंग मोशन, रोटेटरी मोशन कर लीजिए, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। यह कैसी होती है? नाम से ही आप परिचित हैं कि वृत्ताकार है। तो चलिए, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो उसकी गति वृत्तीय गति या कोणीय गति कहलाती है। ध्यान से डेफिनेशन को सुनिए। कोणीय गति कहलाती है, जैसे भी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे क्या हो सकता है? तो धागे से बंधे पत्थर की गति। अगर धागे में बात कर किसी पत्थर को हम घुमाते हैं तो वह एक वृत्तीय गति हो जाती है, ठीक ना। इसी में एक और आपका था घूर्णन गति क्या होती है। तो चलिए घूर्णन गति के बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः, यानी उसका अक्ष स्थिर हो, वह इधर से उधर गति न करे, इससे अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है, इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है, केंद्र उसके अक्ष पर होता है, घूर्णन गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे अगर बात करें तो आप लोग जब छोटे हैं तो कुछ गेम खेले होंगे। एक लट्टू का नाम सुने होंगे। लट्टू में जो रस्सी बांध के ऐसे लपेटते हैं, जब उसको नचाते हैं तो जो उसका कील होता है वो एक ही स्थान पर रहता है, गड़ा हुआ होता है, और वहीं वह नाचती रहती है। यानी इसका जो अक्ष होता है वो स्थिर होता है, गड्ढानुमा बन जाता है कील के सहारे, वो वहीं लगी रहती है, और उसी अक्ष के परितः वह लट्टू ऐसे क्या होता है, नाचता रहता है। तो वह कैसी गति करता है? तो घूर्णन गति करता है। तो कह देंगे कि घूमता हुआ लट्टू ले लीजिए की गति, ठीक। ये हो गया घूर्णन गति। दोनों डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अगली गति होती है, तो रुक जाइए 1 मिनट, मिटा लेने दीजिए इसको। अगली गति के बारे में बात करते हैं। तीसरी गति आपकी हो गई, कौन सी गति है? तो दोलनी तथा काल्पनिक गति। इसको आप लिख सकते हैं, कौन सी होगी? ऑक्सीलेटरी, OXCILLATORY, एंड काल्पनिक यानी कि वाइब्रेटरी,
मोशन। ठीक, इसकी बात करते हैं कि यह कौन सी गति होती है। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं। दोलनी गति यानी आपका निश्चित है कि किसी के सहारे किसी चीज को बांध करके आप कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ देते हैं, तो जो गति हो जाती है वह दोलनी गति हो जाती है। चलिए दोलनी गति के बारे में बात करते हैं। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है, सरल रेखीय पथ पर गति करती है, तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे घड़ी के, आप जानते भी हैं, बड़ी वाली घड़ी आप देखते हैं जिसमें लटका हुआ पेंडुलम होता है, पेंडुलम की गति आप देखते होंगे उसमें कि जब घड़ी होती है जो उसमें पेंडुलम लगा होता है जो टिक टिक की आवाज़ देती रहती है, यह मान लीजिए कि यह पेंडुलम हो गया। आप इसको ऐसे यहाँ ले आके छोड़ देंगे तो जितनी दूरी पर देते हैं ऐसे वो लगातार क्या करती है, अपनी गति को दोहराती रहती है। इस एक बिंदु के अक्ष के परितः बार बार वो अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है। तो वह आपकी हो जाती है क्या, दोलनी गति। दोलनी गति में एक चीज आप याद रखिएगा कि यह जो है वो माध्य स्थिति है। यह जो स्थिति है वो माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति के एक ओर का ये जो विस्थापन होता है उसको हम आयाम बोलते हैं। एक ओर का अधिकतम विस्थापन क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है। ठीक ना। अब इसी में एक अगला आपका डेफिनेशन दिख रहा है, काल्पनिक गति, जो कंपन करके गति उत्पन्न होती है। काल्पनिक गति के बारे में बात करते हैं। तो चलिए काल्पनिक गति के बारे में लिख लीजिए इसी यहीं पे। तो लिख सकते हैं, यदि आयाम कम है, ये जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर इसी को छोटा कर दें, तो छोटा कर देंगे तो हल्का सा बस वाइब्रेशन, हल्का सा कंपन न होगा। तो लिख सकते हैं, यदि आयाम कम है तो उसकी गति, यही सेम वाली गति, उसकी गति काल्पनिक, उसकी गति काल्पनिक गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड ही, कोई लोहा ही हो गया, आप उस पर किसी लोहे से टक्कर मारते हैं तो हल्का सा वो वाइब्रेशन करता है, हल्का सा वाइब्रेशन करता है जो आपको समझ में नहीं आता, तो वह गति क्या हो जाती है, काल्पनिक गति कहला जाती है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला इसका स्टेप क्या हो सकता है, तो कुछ इसमें परिभाषाएं हो सकती हैं। ठीक ना। कुछ परिभाषाएं का मतलब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरे स्टेप को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक ना, घबराइए मत। पूरे स्टेप में क्या हो सकता है, तो चलते हैं, कुछ इसका भी डेफिनेशन हो सकता है। परिभाषाएं जो आप पिछली कक्षा में पढ़े भी होंगे उनको एक बार यहाँ रिपीट कर दिया जाए। हम बात करते हैं परिभाषाएं का मतलब, हमने कहा कि डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी क्या है, देखिए नाम तो सुनते हैं लेकिन कंसेप्ट यानी इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है। डिस्टेंस क्या है, तो आपने कहा किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई वस्तु गतिशील है, तो चलिए डेफिनेशन पर लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है।
दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। कुल कहने का मतलब कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, जितना आपने दूरी तय किया, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ ए से चले बी पर, बी से चले सी पर, तो यहाँ हमने मान लेते हैं कि यह 5 मीटर चला, यहाँ 6 मीटर। दूरी की बात की जाए तो दूरी हो जाएगी आप कितना चले, चल रहा आप कितना, तो 5 धन 6 यानी 11 मीटर कर सकते हैं। यानी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 11 मीटर हो जाएगी। आपने जो अपने पैरों से चला वह दूरी पूरी हो जाती है आपकी दूरी। चलते हैं अगले डेफिनेशन पे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया तो आपने कहा किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की, स्थितियों के बीच की दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाता है। हम बात करते हैं, अगर ध्यान दीजिए, हम यहाँ ए पर थे, ए पर बी, ए से बी पर गए, फिर बी से हम यहाँ आ गए सी पर, तो हमारा जो विस्थापन क्या है, विस्थापन का डेफिनेशन क्या कहता है कि ए से बी पर गए, बी से सी पर आ गए, तो पहला बिंदु ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया, तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये ए सी यहाँ विस्थापन का काम करेगी। ये पूरी दूरी यहाँ आप ऐसे चले ऐसे आए तो प्रारंभ में यहाँ से अंतिम में यहाँ रुक गए आके, तो यह जो दूरी हो जाएगी ए सी, ये इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का काम करेगी। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इनके बाद इसमें कुछ अंतर भी हो सकते हैं। आपका जो विस्थापन होता है, विस्थापन को हम लिख सकते हैं कि विस्थापन कैसा होता है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रक जो दूरी का मात्रक होता है वही हो जाता है। ठीक ना, विस्थापन का मात्रक वही हो जाता है। चलिए इनके अंतर की बात करेंगे तो अंतर भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इसमें और डेफिनेशंस हो सकते हैं। चलिए इसके अगली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति का मतलब हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, एक समान गति डेफिनेशन से ही लग रहा है कि जब कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में, चलिए लिख लेते हैं इसको, कि जब कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल, एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, कामा, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ठीक, जैसे की बात करें तो मान लीजिए ये कोई बस हो गया, मान लेते हैं कि ये कोई बस हो गया। यहाँ पहले ए पर था, पहले घंटे में ए से बी तक गया, ए से बी तक गया 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से।
फिर वह बी से यहाँ तक जाता है सी तक, तो फिर वह अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर पर घंटे ही अगर चलता है, ए से वह बी पर गया, ठीक, ए से बी पर गया इस स्पीड से, फिर बी से सी पर भी अगर वो चला जाता है इसी स्पीड से, तो उसकी मतलब वह एक समान गति एक मेंटेन करके चल रहा है, तो इस प्रकार की गति क्या हो जाती है, एक समान गति कहलाती है। अब आते हैं इसका अगला डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं क्या, असमान गति, इसका अपोजिट असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान गति। असमान गति का मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उसकी गति असमान गति, उसकी गति असमान गति कहलाती है। अब इसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो कह सकते हैं कि पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली और दूसरे घंटे में मान लीजिए 70 किलोमीटर चली, तो समान उसकी दूरी समान समय में एक एक घंटा समय ले रहा है। जैसे मान लीजिए इसको भी अगर हम डायग्राम से बनाना चाहें तो मान लिया ए पर ये कोई बस था, ठीक, यहाँ बी पर गया 1 घंटे में, तो दूरी वो मान लेते हैं कि ए से बी पर गया, तो आपने कहा कि ये जो बस थी ए से बी पर गया, तो मान लेते हैं कि पहले घंटे में 50 किलोमीटर की तय दूरी की, पहले घंटे में 50 किलोमीटर, फिर बी से सी पर गया, 1 घंटा ही समय लिया, समय अंतराल समान समय लिया, लेकिन जो ये बस के द्वारा और ये यहाँ चल गया 70 किलोमीटर, इसी 1 घंटे में ही, अगले 1 घंटे में वो 70 चला, तो पहले में 50 दूसरे के में 70 चला, तो यानी उसकी दूरी समान, उसकी जो गति है वो समान नहीं है, यानी इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, असमान गति। क्लियर कंसेप्ट हुआ? तो ये यह हो गया आपका। अब आते हैं अगले लेसन अगले टॉपिक पे। तो चलिए इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। आप बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, फिजिक्स साइंस हो, इंग्लिश हो और मैथ हो, इसकी चिंता आप ना करें, थोड़ा थोड़ा करके सहयोग किया जा रहा है, और ये हम लोग का खुद का दायित्व है कि लॉकडाउन के तहत आपका पढ़ाई नुकसान न हो, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है। थोड़ा ही सही किसी का भी मोबाइल लेकर के आप पढ़ने की कोशिश करें। कोशिश करना बच्चों का दायित्व होता है और पढ़ाना हम लोग का दायित्व होता है। कोई भी लोग अगर अपने दायित्वों को निभाए तो यह धरती जो है वो स्वर्ग बन सकती है। आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और कहें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो पड़ेगा बिना सूचना के आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि और बच्चों के पास भी यह चैनल पहुंच जाए। और थोड़ा ही समय निकाल करके आप इसको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि समय कीमती है। किसी कारणवश आपका समय नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उसको अपने फ़ायदे में ही कन्वर्ट करें, ज़्यादा नुकसान न करें अपने समय का, कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इसलिए हम लोग का फ़र्ज होता है, हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं, आप भी अपने दायित्व को निभाएं और बेहतर बनने की कोशिश करें आप, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।